तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने आए हैं ये एक ऐसी टॉपिक है कि आपके पेपर में आएगा नहीं बल्कि आएगा ही। इसलिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप लोग चुकमुक बैठकर इस स्टोरी को समझने के प्रयास कीजिएगा। ये बंदा गारंटी देता है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक सुनेंगे तो मेरे दोस्तों आपको कोई ताकत नहीं रोक सकता है एग्जाम में 15 में से 15 मार्क्स लाने में, क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है सर? पल्लवन किसे कहते हैं? पल्लवन का उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी मेरे दोस्तों पल्लवन क्या है? आइए सर सबसे पहले समझने से पहले मैं आप लोगों को देहाती का एक भाषा सुनाता हूं जिससे देखकर आपको समझ में गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं, जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। मेरे भाई क्या आपके लड़की लोगों की मैं कह रहा हूं कि आपके बगल में आपका कोई जहां पे आपकी शादी हुई है उसके बगल में किसी भी घर से आपका कोई भी महिला से आपका रिलेशन बैठ गया है, ठीक है, जिससे आप कोई भी रिलेशन में बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे मेरा घर है, मेरा वाइफ का मेरे घर के बगल का कोई भी महिला के साथ उनका रिलेशन बैठ गया है। अब मेरी वाइफ जब नहाने के लिए जाती है तो वो महिला आते हैं और पूछते हैं मेरे माँ से, मेरे भाई बताओ कि आपका बहू आपका पुतहू कैसे काम कर रही है, वैसा कर रही, वैसा कर रही, ये कर रही, वो कर रही है, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आए तो अपना पड़ोस का सहेली से पूछते हैं, हाँ गए हम गए ले लिया नहाल, हम सासुआ का ना बोलो हलो ने की, हाँ कहा हलो तहर बारी चुगली करा हलो रे, तोहर बारी चुगली करा हलो, कहा हलो ना हमर पुतहू दिन के 8 बजे सो के उठा हो, हाँ आज जब काम करल कही है ना तो करनी गिरी कर हो, काम चोर गिरी, हमार पेट दर्द, हाँ बहिन ऐसन कहा हलो के तोर सासे याद रखिया। अब वो लगा दिया हमारे घर में आग, जबकि मेरी माँ कुछ बोली नहीं थी। इसी को बोलते हैं पल्लवन। क्या बोलते हैं रसगुल्ला? पल्लवन। यानी कोई भी छोटे चीज को विस्तार करके बताना, बड़ा करके बताना पल्लवन कहलाता है। सीधा सीधा याद रखिएगा, संक्षेपण का उल्टा होता है, यानी इतना बड़ा चीज को संक्षेपण में छोटा किया जाता है और पल्लवन में क्या होता है दोस्तों कि छोटा सा चीज को बड़ा किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा, कोई भी कहानी को विस्तारित रूप में गढ़ना पल्लवन कहलाता है। आइए सर बहस करते हैं दोस्तों पल्लवन के बारे में। आई होप दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए गुरुजी, पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात किसी भी अर्थ और भाव का विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। मतलब मान के चलिए ना भाई कि कोई भी स्टोरी है, उस स्टोरी को आप विस्तारित रूप में व्याख्या कर रहे हैं या उस स्टोरी को आप बड़ा करके समझा रहे हैं किसी को, तो क्या कहलाएगा मेरे लाडला? पल्लवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर वो हमारा पल्लवन कहलाएगा। सीधा सीधा बात है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, अर्थात किसी भी अर्थ और भाव का विस्तार करना पल्लवन कहलाता है। पल्लवन प्रक्रिया संक्षेपण प्रक्रिया के ठीक विपरीत है। मैंने अभी आपको क्या बताया, संक्षेपण के ठीक मेरे दोस्तों क्या है भाई, विपरीत है। यानी संक्षेपण में क्या होता है कि बड़का सा स्टोरी को छोटा में बनाना, और पल्लवन क्या कहता है कि छोटी सी स्टोरी को बड़ा करना, ये हमारा पल्लवन कहलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 में ध्यान रखेंगे भाई। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहता है
कि संक्षेपण में मूल्य पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है। यानी संक्षेपण में जो होती है ना, मूल्य पाठ का जो सार है वह प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पल्लवन में मूल्य कथन को विस्तृत करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। यानी संक्षेपण में कोई अगर हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को शॉर्ट करके लिखा जाता है, ठीक है। उसी में अगर हम बात करें पल्लवन का, तो पल्लवन में दोस्तों जो हमारा हेडिंग है, या दोस्तों जो हमारा सब हेडिंग है, या दोस्तों जो हमारा टॉपिक है, इससे हम लोग विस्तार पूर्वक लिखते हैं भाई। क्या रसगुल्ला? तो इससे हम लोग विस्तार पूर्वक लिखते हैं। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे सर पॉइंट नंबर तीसरा पे गौर कीजिएगा। पल्लवन का सीधा तथा स्पष्ट अर्थ है विस्तार करना। क्या मैंने कहा? पल्लवन का सीधा तथा स्पष्ट अर्थ है विस्तार करना अथवा बढ़ाना, है ना भाई। यानी इतना बड़ा अगर कोई स्टोरी है तो इसको बड़का से बना देना पल्लवन कहलाता है। कोई अगर छोटा सा स्टोरी है उसको बड़ा सा विस्तार कर देना पल्लवन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए सर पॉइंट नंबर 4 में, इसमें किसी विषय को विस्तारित पूर्वक बताया जाता है। यहाँ पे कोई भी विषय है, किसी भी टॉपिक के बारे में, आप लोगों ने एक टॉपिक सुना होगा कि एक बतख था। एक किसान के पास एक बतख था। वो बतख रोज सोने का अंडा दिया करते थे। अब उस इंसान ने क्या सोचा, उस किसान ने, कि बतख के पेट में बहुत सारे अंडे होंगे, चलो भाई रोज रोज एक एक दे रहा है, चलो भाई इसके पेट को फाड़ देते हैं, मुझे सारा अंडा एक ही बार मिल जाएगा। जैसे बतख को पेट फाड़ा, पता चला एक भी अंडा नहीं है, किसान अफसोस से मर गया। इसी को आपको विस्तार पूर्वक लिखने का ही मतलब होता है क्या? पल्लवन। समझ गए? वही कह रहा है कि इसमें किसी विषय को विस्तार पूर्वक बताया जाता है ताकि उस सूत्र वाक्य में छिपे हुए गहरे भाव को सरलता से सामने प्रस्तुत किया जा सके। मतलब अगर कोई कहानी है, जब इसे हम लोग विस्तारित पूर्वक में वर्णन करते हैं तो आखिर कहानी क्या कहना चाहता है ये हमें और आपको बहुत ही प्यारा तरीके से पता चल जाता है। तो मेरे भाई क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? तो कमेंट सेक्शन में एक बार दबा के कमेंट करें, वाकई में सर आप समझाएं और हमें समझ में ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके चलिए अब बात करते सर कुछ बात उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर। यानी कौन सा बिंदु सर? अभी जो हम लोगों ने 4 पॉइंट में डिस्कस किए, इस पॉइंट के बारे में बोल रहा है। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विचारों अथवा भावों के सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है भाई? छोटा, एवं सार रूप में रहने पर उसका अर्थ सामान्य लोग अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल भाई, अगर मैं अपने दादी जी के सामने जाके कहूंगा, दादी जी 9 2 11 हो गया। कौन? मेरा बेटा। दादी जी 9 2 11 हो गया। दादी चप्पल उठा के मुंह में मारेगी तमाचा, बड़का पढ़ा लिखा बन गई की रे, कि कहा ही रे है दादी हमार बेटवा हो ना, 9 2 11 हो गया। दादी फिर चप्पल उठा के मुंह में तमाचा, जल्दी बोलवी की बोले चाही, तू हमरा गाली दही की रे? हाँ रे गाली दही की नागे दादी, तोरा हम गाली काहे देबो? ना दादी तोरा हम गाली ना दहियो, हम कहियो ना हमारे बेटवा 9 2 11 भाई गए। अच्छा एक बात बताए, क्या मेरे दादी जी को समझ में आएगा? कभी नहीं समझ में आएगा। मेरे दादी जी को 9 2 11 का मतलब नहीं समझ में आएगा। इन्हें 9 2 11 का मतलब क्या होता है सर? भाग जाना। इन्हें मेरे दादी मेरा बेटा भाग गया। अब एक बात बताइए, जब हम इससे विस्तारित पूर्वक वर्णन किया हूं तो क्या मेरे ग्रैंड मदर को समझ में नहीं आया? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया सर, क्या मौज कर दिए सर आपने विस्तारित रूप में बताकर, क्योंकि मेरे दादी को भी समझ में आ गया। वही कह रहा है यहां पे, गौर कीजिएगा कि विचार अथवा भावों के सूक्ष्म मतलब छोटा एवं सार रूप में रहने पर उसका अर्थ सामान्य लोग अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। अगर कोई भी छोटी चीज है ना भाई, उस छोटी चीज को सभी लोग नहीं समझ पाते, उस छोटे से कहानी को सभी लोग सही से नहीं समझ पाते हैं। अभी मैं बोलूंगा दादी जी उठ के मुंह में जीरा होना, दादी जी फिर चप्पल उठा के मेरा मुंह में मारेगी तमाचा। इसका मतलब क्या होता है? बहुत कम होना। समझ रहे ना? तो कोई भी चीजों को लोग तब समझ पाते हैं जब हमें विस्तार पूर्वक हमें उन्हें समझा पाता हूं भाई, ठीक है। आइए, परंतु उसी भाव और विचारों को एक कुशल व्याख्याता क्रमवार का मतलब सीक्वेंस, क्रमवार रूप से स्पष्ट करता है और पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। इसी को पल्लवन कहते हैं भाई। आई होप मेरे भाई कि पल्लवन का मतलब आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिर पल्लवन क्या है। आइए, एक वाक्यांश में परिभाषित किया जाए तो कह सकते हैं कि किसी भी
कसे हुए संकुचित विचार या बात का अर्थपूर्वक पूर्ण विस्तारित पल्लवन है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं ना कि अगर शॉर्टकट में बात करूं, एक वाक्यांश में अगर हमें कोई परिभाषा देने के लिए कहे तो आप ये कह सकते हैं, यूं ही कह सकते हैं कि एक संकुचित कोई विचार है, उसे विस्तार पूर्वक अगर हम लोग वर्णन करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। ओ जाने मन दिल के टुकड़ा मेरे भाई, उसे हम लोग पल्लवन कहते हैं। तो अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया ये आप लोगों का पल्लवन था। अभी तक मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताया ये आप लोगों का पल्लवन था। ठीक है, अब आइए पल्लवन की परिभाषा के बाद हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम है मेरे रसगुल्ला क्या, कि पल्लवन करते समय यानी पल्लवन लिखते समय कोई भी कहानी छोटी सी है उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करते समय हमें और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हाँ या ना। आइए, पहला, सबसे पहले दिए गए वाक्यांश चाहे मुहावरा हो, लोकोक्तियां हो या सूक्त हो, उसका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण होना चाहिए। आप पल्लवन लिखते समय आप यूं ही नहीं लिख सकते हैं 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, आंखों का तारा होना, आंख कान फूल जाना, आप नहीं लिख सकते हैं। अरे क्या लिख सकते हैं सर? अरे 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना आप लिख सकते हैं क्या? क्या सर? अरे भाग जाना आप लिख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वही कह रहा है यहां पे कि सबसे पहले दिए गए वाक्यांश चाहे मुहावरा हो, लोकोक्तियां हो या सूक्त हो, उसका ठीक ठीक अर्थ ग्रहण होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि बार बार उसे पढ़कर समझ लिया जाए। यानी पल्लवन लिखने से पहले मेरे भाई आपको सबसे पहले उस स्टोरी के बारे में, उस कहानी के बारे में आपको लिखने से पहले कम से कम 10 बार आपको पढ़ लेना चाहिए, जब तक आपको ना समझ में आए कि आखिर ये कहानी किसके बारे में कहा गया, तब तक आप पूरा डिटेल्स में पढ़ते रहिए। पहला पॉइंट, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना भाई, आपकी दिल की दरवाजे खोल देगी भाई। नहीं बोलते भाई दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा जाने वफा। आप एक बात बताएगा, दिल में अगर किसी का नाम होगा तो फिर हमारा धड़कन धड़क क्यों रहा है भाई? ऐसा गलत बात है, गलत फहमी होती है। चले आइए पॉइंट नंबर 2 पे चर्चा करते हुए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? विचारों को सत्यापित करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण एवं तथ्यों को भी पल्लवन करने वाला दे सकते हैं। यानी आप कोई भी कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, आप कहानी लिख रहे हैं, पल्लवन मतलब लिख रहे हैं, पल्लवन लिखते समय आप एंड में यानी अंतिम में आप उदाहरण दे करके एक पॉइंट समझाइए आखिर क्या कहा कहानी में। मैं आपको अभी बताऊंगा कि उदाहरण कैसे दिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, समझ गए? तो एक कहानी को लिखने के बाद, पल्लवन करने के बाद आपको उदाहरण देना लाजमी है, एक तरह का देखा जाए तो कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट, भाषा स्पष्ट हो, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज इज द क्लियरेस्ट होना चाहिए। आपका भाषा एकदम साधारण हो, सरल हो, स्पष्ट हो, सुव्यवस्थित हो। कहां? अरे पल्लवन में। याद रखिएगा, भाषा स्पष्ट, सरल और मौलिक तथा वाक्यांश छोटे छोटे होना चाहिए, छोटे छोटे होना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पल्लवन कर्ता, यानी हम लिख रहे हैं पल्लवन तो हम पल्लवन कर्ता बन गए। पल्लवन कर्ता को बिना अलंकार वाले शब्दों वाक्यांश का ही प्रयोग करना चाहिए। अब अलंकार नहीं लिख सकते हैं भाई, है ना, आप अलंकार नहीं लिख सकते। आप लोगों को पता होगा कि अलंकार क्या है, पुनर्विक्ति, प्रकाश अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष्मा अलंकार। तो आप अलंकार शब्द का यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ गए भाई? यहां पे आप अलंकार, गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मिसाइल क्लासेस के टीम लेकर आ रही है सेमेस्टर 2 का ऑल पेपर का क्लासेस, जहां पे दोस्तों आप लोगों को बच्चों की तरह चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। देन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम से पहले एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में D2 छपेंगे। तो मेरे दोस्तों ख्याल रखें कि 1 मई से लेकर 7 मई तक आप लोगों का एडमिशन चलेंगे, जहां पे दोस्तों आप लोगों का जो 999 का जो फी है वो आपको 499 रुपीज में आपको मिल रहे हैं,
जहां पे अलग अलग टीचर्स आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे। आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों सारे ऑनर्स पेपर अवेलेबल है। तो लेट किस बात की कर रहे हैं, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारे ऑनर्स पेपर को ज्वाइन करें। देन मेरे भाई अगर आप लोगों को कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कतें आएगी तो इस नंबर पे डायरेक्टली दोस्तों आप लोग कॉल करके हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हैं। जो होती है ना भाई बहुत प्रकार की होती है, लगभग 6-7 प्रकार की होती है अलंकार। तो आप अलंकार का यहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो बताइए मेरे भाई क्या जो पल्लवन लिखते समय जो हमें 4 पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए, क्या आप सभी को मेरे भाई विस्तारित पूर्वक समझ में आ गया है भाई? एक बार आप लोग ईमानदारी से कहिए कि सर सच में हमें बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया है भाई। एक बार कह दीजिए ताकि हमारे दिल को सुकून मिलेगी कि मैंने इतना चिल्ला के आप लोगों को समझाने के प्रयास किया और आप लोगों को समझ में आ गया भाई, ठीक है। चलिए अब आइए सर पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि पल्लवन लेखन शैली हमेशा अन्य पुरुष में ही होना चाहिए। मतलब आप यहां पे मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि मैं गया था, मैं गया, हम लोग गए, आप यहां पे ऐसा शब्द का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे। अगर आप अपने बारे में अगर लिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका पल्लवन गलत है। सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर आप अपने बारे में लिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका पल्लवन गलत है भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे पॉइंट नंबर 6 में भावों को विस्तार देते वक्त भावों को विस्तार देते वक्त अनुच्छेदों में बांटकर एक के बाद एक क्रमवार ढंग से लिखना चाहिए। अब कैसे लिखना चाहिए दोस्तों? जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। अगर आप इस तरह से अनुच्छेद के रूप में लिखते हैं, जी हाँ मेरे भाई याद रखिएगा, अनुच्छेद के रूप में अगर आप लिखते हैं तो आपका पल्लवन सबसे बेस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, समझ गए। 7वां पॉइंट क्या कहता है सर? पल्लवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण या अनावश्यक चर्चा से विस्तारित नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपको एक कुत्ता और एक आदमी की कहानी के बारे में पल्लवन करने के लिए कहा गया और वहां पे आप घुसा दिए बकरी को। हाँ हम बकरी चरा गल लिए ना तो एगो कुत्ता अले हमार बकरी के पकड़ के ले गए। हाँ, ऐसा नहीं लिख सकते आप। जिस कहानी में जिसके बारे में बताया गया है आपको पल्लवन उसी के बारे में करना होगा। अगर आपका पल्लवन आपका कहानी एक आदमी और एक कुत्ता के बारे में है तो आपको आदमी और कुत्ता के बारे में लिखना होगा। यहाँ पे तीसरा पर्सन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बकरी आना नहीं चाहिए, यहाँ घोड़ा गाड़ी नहीं आना चाहिए। इसको याद रखिएगा। पल्लवन में ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक उदाहरण या अनावश्यक चर्चा से विस्तारित नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, किसी उक्ति या कथन को असहमत होने पर भी उस पक्ष की चर्चा करनी होगी किंतु उसका खंडन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कहानी को पढ़ लिए, कहानी को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है ये शब्द सही नहीं है, ये कहानी में ना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि उस वाक्यांश को, उस शब्द को आप वहां से हटा देंगे। नहीं, आप उसके बारे में भी बताइए कुछ। आप जो है अगर आपको अच्छा नहीं लगा फिर भी आप उसके बारे में कुछ आप बताइए। किसके बारे में? अरे उसके बारे में जिस कहानी में कुछ ऐसे शब्द है जो आपको अच्छा नहीं लगा। अरे आपको अच्छा नहीं लगा तो क्या हुआ, आप लिख रहे हैं, किसी और को अच्छा लग जाए तो, है ना। चलिए, पल्लवन की भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य होनी चाहिए। अभी तो बताएं सर, पल्लवन का भाषा सरल, सहज, स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। 10 नंबर में पल्लवन में अति विस्तार से भी बचना चाहिए। अब पल्लवन बोल रहा है ना भाई कि अति विस्तार से भी बचना चाहिए। अति विस्तार मतलब ऐसा नहीं कि 10 लाइन का है आप 5000 लाइन में कन्वर्ट कर दिए, नहीं। अति विस्तार मतलब बहुत बड़ा, बड़का सा नहीं। समझ गए? समझ गए मेरे भाई? यहां तक बताइए, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? तो मैं आगे बढ़ूं, एक बार कह दीजिए कि सर सच में यहां तक समझ में आ गया। चलिए सर, ये जो अभी मैं बताया था ना भाई,
ये पल्लवन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट में कन्वर्ट किया। और इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो था ये आपका 10 पॉइंट था, यानी 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप पॉइंट देकर नहीं लिखेंगे मेरे दोस्तों आप नहीं लिख सकते। अभी मैं बात कर रहा था उदाहरण का, देखिए मेरे भाई दूसरा अब उदाहरण बताता हूं दोस्तों। देखिए एक हमारा कहानी है, उस कहानी में दोस्तों हमारा ईर्ष्या के बारे में बताया गया। क्या बताया गया मेरे भाई? ईर्ष्या के बारे में, ठीक है। क्या बताया गया मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ईर्ष्या के बारे में बताया गया। फिर से सुनिए, किसके बारे में? ईर्ष्या के बारे में बताया गया। ओके आइए, पल्लवन, ईर्ष्या का पल्लवन करें। जैसे दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसा ही दूसरे से सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है। बोलता है ना भाई कि दूसरे के दुख को देखकर, कई इंसान इस धरती में ऐसा है, जैसे मैं हूं भाई, किसी भी व्यक्ति के दुख है तो उसके दुख को मैं अपने दुख समझकर उनको मदद करता हूं, ठीक है। ये अलग बात है कि आप लोगों को जानकारी नहीं है और नहीं भी होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि एक हाथ से मदद करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई कुछ व्यक्ति इस धरती में ऐसा है जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, ठीक। बोलिए सर हाँ, बोलिए बिल्कुल हाँ। वैसा ही कह रहा है कि जैसे दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसे दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी हमें दुख होता है। फलना के बेटा आईएएस बन गए रे, फलना के बेटी आरपीएफ बन गए, फलना के बेटी लोको पायलट बन गए, अब हमें जलन लगता है भाई। सच बताएं, जलन लगता है या नहीं? ईमानदारी से कहिएगा। लगता है ना? लगता है, समझ में आ रहा है ना? वही कह रहा है कि जैसे दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसे दूसरे से सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं, जिसे हम जलन कहते हैं। लड़की लोग ज्यादा ईद, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा जब त्योहार आते हैं, लड़की लोग पहनते हैं लहंगा, है ना। लहंगा पहनकर जब घूमती है और देखते हैं कि अरे बाप रे मेरी सहेली इतना मेकअप किए हैं, बाप रे बाप, ये तो इतना काली थी रे भाई, कैसे मेकअप कर लिया इतना, जलन लगने लगता है अंदर से। बस मेरे भाई उस लड़की को कौन समझाएगा कि एक दिन की चेहरा की चमक आपको ईर्ष्या की राह पर लेकर चले जा रहे हैं, है ना। एक दिन की चमक मेरे दोस्त, लड़की की सबसे खूबसूरत चेहरा तब होती है जब वह मेकअप नहीं करते हैं। रियलिटी है पर सत्य है भाई, ठीक है। खराइए, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्यों की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इससे उसका प्रादुर्भाव बच्चों कुछ देर में देखा जाता है। आज हम किसी के साथ जलन करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं या कुछ और करते हैं मेरे लाडला, यकीन मानिए हमारे बाल बच्चे जो आने वाले होंगे वो भी मेरी तरह ही होगा। याद रखिएगा, ठीक है। इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में तो शायद भी होता नहीं है। पशु थोड़े ना बोलता है, एक भैंस बोलेगा अरे तू इतना काला कैसे भय गली रे, वो बोलेगा कि कहाँ रे तू भी तो काला ही, बोलते हैं नहीं। पशुओं में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए पशु घास खा के भी दोस्तों मोटा तगड़ा बन जाते हैं और हम बिरयानी खा के भी आम की गुठली की तरह चिमसा रह जाते हैं। समझ गया ना? आइए, और पशुओं में तो शायद होता भी नहीं हो। जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगड़ते हैं तब भी कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिससे वह किसी के काम में ना आता है। देखिएगा, दो बच्चा मेरे दोस्त अगर खेल रहा है, आपस में अगर खेल रहा है और एक बच्चे खिलौने लेकर दौड़ रहे हैं, एक बच्चे गुस्सा आ रहा है, जब वो छीनने के लिए जाते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, खिलौना को लेता है, उठा के पटक देता है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ गया ना? तो तभी ईर्ष्या होती है। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वो खिलौना मुझे मिले या ना मिले, लेकिन ये खिलौना उनको नहीं मिलना चाहिए। एक तरह का क्या है? ईर्ष्या है। क्या है मेरे लाडला? एक प्रकार का हमारा ईर्ष्या है। चाहे वो खिलौना मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उस किसी और के काम नहीं आना चाहिए, अर्थात उनकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होती है। क्या होती है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर व्यक्त होती है।
बताएं मेरे लाडला, पहला टॉपिक था आपका ईर्ष्या। मैंने इसका पल्लवन करके दिखाया। क्या आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें, ठीक है। चलिए अब आते सर लालच बड़ी बुरी बला है। क्या भाई, हम लोग अक्सर एक कहानी सुनते हैं, दादा दादी कहते हैं बेटा लालच मत करो, लालच बुरी बला है। क्या बोलते बेटा? बेटा रे लालच बुरी बला है ना बेटा, लालची ना करियो। हाँ, लड़की लोगों के जब शादी में लड़का देखने के लिए आते हैं ना, तो लड़की कहते हैं माँ गे माँ ये थोड़ा ना करिया हो, हाँ थोड़ा गौरका रहतो ना, चरका चरक रहतो ना, ओकरे से हम बिहा करियो, है ना। तो ठीक है बेटी, तू जब कहा ही तो तोरा बात हम मान लियो। और 2-4 गो लड़का देख लिया, है ना। जब चरका चरक लड़का अले ना, तो लड़की अगर बैकग्राउंड देख ले ना, की देख ले पता ना हो, अगर चेहरा से मोहब्बत भय गए और बाप माँ मिलकर अकरा शादी कराए दिले। जब शादी हो जाते हैं बाद में पता चलता है वो लड़का शराब पीते हैं, लड़का जुआरी खेलते हैं, लड़का ऐसो आयासी में अपनी जिंदगी को तबाह करके रखे हैं। ए मेरी बहन, इससे गुमनाम जिंदगी से बाहर आकर देखो, शादी एक दिन का होता है, मजा 4 दिन की होती है, सजा पूरे साल भर भोगना पड़ता है। इसलिए बहन, जब भी आप किसी भी लड़के से शादी करें, सबसे पहले आप उनकी क्रेडिट को नहीं, आप उनके कैरेक्टर को देखिए, उसका बैकग्राउंड को देखिए कि आखिरकार वो लड़का ईमानदार है या नहीं, वह लड़का भगवान का वफादार है या नहीं। जो भगवान का वफादार नहीं है वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है। जब भगवान कह रहा है और मैं खेल रहा हूं तो इसका मतलब क्या? मैं भगवान का तर्क कर रहा हूं। जब मैं भगवान का तर्क कर रहा हूं तो मैं किसी लड़की के साथ कैसे रह सकता हूं? सिंपल सा बात है भाई। हाँ समझ गए भाई। आइए सर, अब आते हैं सर, आप लोगों को बताता हूं तो आप लोग सोचते हैं सर मजाक करते हैं, रियलिटी जिंदगी भाई। समझिए, लालची, लालच एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें व्यक्ति अपना विवेक और बुद्धि दोनों खो बैठता है। नहीं भाई, लालच एक ऐसी बुरी बला है जिसके वजह से इंसान अपनी, क्या कहते हैं मेरे भाई, इंसान अपनी मानसिक शक्ति को भी खो बैठता है। कैसे खोता है? गौर से सुनिएगा। यह बात एक बालक कहानी से सिद्ध होती है, जिसमें एक मनुष्य के पास एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। ऐसे सोने के अंडे को पाकर वह आदमी बड़ा खुश रहता था, परंतु वह काफी लालची था। रोज एक सोने का अंडे दे रहा है, आदमी रोज खुश हो जा रहे हैं। अब आदमी ने सोचा और इसके पेट में तो बहुत सारा अंडा होगा, चलो भाई इस मुर्गी को मार देते हैं। वह मन ही मन सोचा करता था कि मुझे सिर्फ रोज एक ही सोने का अंडा मिलता है, मुझे सारे सोने के अंडे एक साथ क्यों नहीं मिल जाते हैं। इसके कारण उसने सोचा क्यों ना मुर्गी के पेट से एक साथ सभी अंडे निकाल लिए जाएं। इसलिए उसने मुर्गी को मार डाला। उन्होंने क्या किया? मुर्गी को मार डाला। वह मुर्गी भी अन्य मुर्गियों की तरह थी, उसके पेट के अंदर सोने अंडे भरे नहीं थे, वो भी अन्य मुर्गी की तरह थी। बनते हैं 24 घंटा लगता है एक अंडे बनने में, तब जाकर मुर्गी एक अंडे दे पाती है 24 घंटे के बाद। अब उसके पेट को अगर हम फाड़ देंगे तो मेरे दोस्त अंडे नहीं मिलेगी, है ना। आगे देखिए, मुर्गी के मरने के बाद उसको सोने का एक भी अंडा नहीं मिला। इस प्रकार सोने का अंडा और मुर्गी दोनों उसके हाथों से चला गया। लालच क्या है भाई? बुरी बला है। लालच क्या है मेरे भाई? हम और आप कह सकते हैं सर लालच हमारा बुरी बला है। आगे देखिए सर, इस प्रकार अपने लालच के चलते उस व्यक्ति की सामान्य बुद्धि भी समाप्त हो गया। वह लालच के चलते इतना भी नहीं सोच सका कि मुर्गी के पेट में बहुत सारे अंडे एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि लालच बड़ी बुरी बला है। बताएं मेरे दोस्त, ये था आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक जो आपके पेपर में 15 मार्क्स का आएगा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं आएगा ही, 100% आएगा ही। इसको याद रखेगा,
आपके पेपर में आएगा नहीं बल्कि आएगा ही। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप सभी को ये बहुत ही मजेदार स्टोरी था पल्लवन, जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग नेक्स्ट टॉपिक देखना चाहते हैं तो दबा करके आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।